हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज शुरू करने जा रहा हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोग अलग अलग शेप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस बार 3D होगा। अभी तक हम लोग 2D के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे ट्रायंगल पढ़ रहे थे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे, सर्कल पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो अभी तक हम लोग 2D शेप के बारे में पढ़ रहे थे, 2D जो भी पिक्चर बनता था उसके बारे में पढ़ रहे थे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो 3D होगा। जैसे क्यूबॉइड क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। क्यूब क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हम लोग जितने भी तरह के 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, उनका सरफेस एरिया निकालेंगे, उनका वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले उसके फॉर्मूला को समझेंगे। फॉर्मूला समझने के बाद जो कुछ भी सम दिया हुआ है बुक में उसको हम लोग बनाते चलेंगे, साथ साथ एक दो करके बनाते चलेंगे। कुछ आप लोग भी अपने से घर में ट्राई कीजिएगा। दिक्कत होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम बनाते चले जाएंगे साथ में, या अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बताते चले जाएंगे। तो आज जो जो हम लोग शेप पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला शेप है क्यूबॉइड का। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। उसके बाद दूसरा शेप जो पढ़ेंगे वो होगा क्यूब। क्यूब क्या होता है उसके शेप के बारे में समझेंगे, उसके वॉल्यूम के बारे में समझेंगे। तीसरा शेप जो पढ़ेंगे वो होगा हम लोग का सिलेंडर। सिलेंडर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोन, और कोन के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेयर। स्फेयर में ही एक उसका सेकंड पार्ट आता है हेमी स्फेयर, लेकिन उसको हम लोग स्फेयर में ही लेके चलते हैं। तो मतलब हम लोग टोटल हम लोग यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। कौन कौन? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमी स्फेयर। ठीक है ना। इन 6 ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक 3D ऑब्जेक्ट है। आप लोग बहुत तरह का चीज देखे होंगे अपने घर में, अपने आसपास में, बहुत तरह का चीज। जैसे कि एक बुक को ही हम लोग ले लेते हैं। बुक का शेप कैसा होता है? ये हो गया एक बुक का शेप। ऐसे पन्ने दिखते रहते हैं इसके। ठीक है। बुक क्या है? एक 3D ऑब्जेक्ट है। बुक क्या है? एक 3D ऑब्जेक्ट है। बुक में क्या है? एक उसका हाइट हो गया, एक उसका लेंथ हो गया और एक उसका ब्रेड्थ हो गया। मतलब एक इसकी चौड़ाई हो गई, एक ऊंचाई हो गई, एक लंबाई हो गई। मतलब ये हो गया h, ये हो गया b और ये हो गया l। मतलब वो 3 डायमेंशनल हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस तरह का होगा, जिसमें एक आधार होगा, एक उसकी लंबाई होगी और एक ऊंचाई होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे। इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे। नहीं, ये क्यूब बन रहा है। अब इसको जब आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें हम देखेंगे क्या कि एक ये लेंथ हम लोग को मिलता है, एक ये लेंथ मिलता है जो अंदर की तरफ जा रहा है, और ये एक इसका हाइट मिलता है। 3 चीज हम लोगों को मिलता है। इसको हम लोग कह लेते हैं अगर L, इसको कह लेते हैं B और इसको कह लेते हैं H। तो ये 3 डायमेंशन में फैला हुआ है, ठीक ना। इसको हम लोग कहेंगे क्यूब। इसमें B, L और H ये अलग अलग लेंथ का होता है। ये तीनों जो है अलग लेंथ का होता है। इसमें 2 लेंथ एक बराबर हो भी सकता है अगर तीसरा लेंथ अगर डिफरेंट है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक क्यूबॉइड हम बनाए, एक क्यूबॉइड हम लोग इस तरह से बनाए। ठीक है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये क्यूबॉइड बन गया। इसमें अगर हम कहें कि इसका H और B और L ये 3 लेंथ हो गया। H B अगर इक्वल भी है, H और B अगर इक्वल भी दिया हुआ है और L अगर डिफरेंट है, L अलग लेंथ का है, तो भी ये क्यूबॉइड ही कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग तीनों को अलग अलग ही लें। 3 में से 2 अगर सेम है और तीसरा अलग लेंथ का है तो भी वो क्यूबॉइड ही कहलाएगा। ठीक है। तो कोई भी ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जिसमें कि एक लेंथ हो, एक ब्रेड्थ हो और एक हाइट हो और वो चौकोर हो, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे। अब क्यूबॉइड का कुछ कुछ अपना प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है कि अगर हम पूछें कि क्यूबॉइड में कितना फेस होता है, फेस किसको कहते हैं? ये वाला चीज,
जो चीज हम लोग को दिखाई देता है ऊपर से, उसको हम लोग, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक बुक ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक बुक है, कोई भी बुक है, ठीक है। इस बुक को हम लोग ऐसे रखें, इस बुक में ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, तो एक लेंथ ये मिला, एक लेंथ ये मिला और एक लेंथ ये मिला, हम लोग को 3 तरह का लेंथ इसमें मिल गया। इसमें से अगर 2 लेंथ बराबर भी, अगर इतना ही चौड़ा ये होता और इतना लंबा होता, तो भी ये क्यूबॉइड ही कहलाता, ये क्यूब नहीं कहलाता। तो क्यूबॉइड में हम लोग को कितना फेस दिख रहा है, अगर हम पूछे कि इसमें फेस कौन सा पार्ट होता है, तो क्यूबॉइड में हम लोग को कितना फेस दिख रहा है, इसमें से देखिए एक फेस ऊपर दिख रहा है, एक फेस नीचे दिख रहा है, एक फेस इधर दिख रहा है, एक फेस इधर दिख रहा है, एक फेस पीछे दिख रहा है, एक फेस सामने दिख रहा है। मतलब टोटल इसमें कितना फेस हो गया, 6 फेस हो गया। कौन कौन, एक ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला दूसरा, एक इस साइड वाला तीसरा, एक इस साइड वाला चौथा, एक सामने वाला ये पांचवा और एक पीछे वाला ये छठा। मतलब टोटल फेस कितना हो गया, फेस हो गया इसमें 6। अगर इसमें हम पूछे कि साइड कितना होगा, तो साइड कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब एज कितना होगा, इसको कहते हैं एज। एजेस कितने होंगे, 12, ठीक है। वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स कितना होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, टोटल वर्टेक्स होगा 8। मतलब एक क्यूबॉइड में टोटल फेस रहेगा 6, एज रहेगा 12। एज कौन सा हो गया, किनारा। जैसे कि ये अगर हम क्यूबॉइड लेते हैं तो इसका ये किनारा जो होगा, ये लाइन जो कहलाएगा, इसको हम लोग क्या करें, जैसे ये क्यूबॉइड है, इसका ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा है, ये किनारा है, वैसे 12 किनारे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये खड़ा वाला 4। मतलब 4 इस तरह का लेंथ वाला, 4 ब्रेथ वाला और 4 हाइट वाला, टोटल 12 इसमें एज हो गया, 6 फेस हो गए। और वर्टेक्स कितना हो गया, 8। वर्टेक्स किसको कहते हैं, ये कोना, ये जो कोना निकला हुआ रहता है इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। तो किसी भी क्यूबॉइड में सबसे पहले हम लोग ये चीज याद रखेंगे कि 6 फेस होता है, 12 एज होता है और 8 वर्टेक्स होता है। इसको हम लोग ध्यान में रख लेंगे। क्यूबॉइड क्या होता है समझ गए। अब आते हैं इसका एरिया, सरफेस एरिया पे, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया में हम बोले कि 2 तरह का वर्ड हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, एक होता है सरफेस एरिया सिंपल और दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में हम बताते हैं, सरफेस एरिया को ही हम लोग कहीं कहीं टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कह लीजिए। सरफेस एरिया अगर सिर्फ लिखा हुआ है क्वेश्चन में या कहीं भी, तो हम उसके टोटल सरफेस एरिया को ही समझेंगे। अगर हम लोगों को सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो फिर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया को स्पेसिफाई कर दिया, उसको हमको अलग निकालना होगा। लेकिन सिर्फ सरफेस एरिया अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो उसको हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया के रूप में। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे कोई भी एक शेप है, मान लीजिए कि एक ऐसा शेप है, मान लीजिए तरबूजा को हम लोग काटे हुए हैं, तरबूज समझते हैं ना, तरबूज को हम लोग आधा काट लिए हैं, तो ये जो सरफेस एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया है, जो कुछ गोलाई लिए हुए है, जो कि मुड़ा हुआ है। कर्व मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ होना, हल्का सा कर्व मतलब मुड़ा हुआ या गोलाई लिए हुए। तो ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, कर्व्ड एरिया होगा। और ये है प्लेन एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब पूछा जा रहा है तो ये वाला एरिया होगा, और टोटल सरफेस एरिया जब पूछा जाएगा तो ये एरिया प्लस ये प्लेन वाला एरिया, दोनों को, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लेन सरफेस एरिया दोनों को हम अगर मिला देते हैं तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। समझ में आ गया। तो दोनों का डिफरेंस समझ गए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है और टोटल सरफेस एरिया क्या है। चलिए क्यूबॉइड समझ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है ये समझ गया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये समझ गया। अब हम लोग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालेंगे। सबसे पहले उसके लिए एक अच्छा सा क्यूबॉइड बना लेते हैं हम लोग। ये क्यूबॉइड हम लोग बना लिए। ये हम लोग एक क्यूबॉइड को ड्रॉ कर लिए। इसमें इसको हम लोग एल मान लेते हैं, इसको हम लोग जो खड़ा है इसको एच मान लेते हैं, और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। 3 चीज हो गया, बी, एल और एच।
एच जो है ये चारों में बराबर होगा, यहाँ भी एच होगा, यहाँ भी एच होगा, यहाँ भी एच होगा। समझ गए? ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, और ये भी बी होगा। पिक्चर से क्लियर है? मतलब इसमें हम लोग को चार पीस बी मिलता है, 4 हम लोग को एच मिलता है, और 4 हम लोग को एल मिलता है। ठीक है, अब समझते हैं एरिया को। हम लोग पहले रेक्टेंगल का एरिया पढ़े हुए हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना? लेंथ लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं। अगर ये कोई रेक्टेंगल है तो इसका अगर एल है और बी है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू होता है एल इंटू बी। अब इसमें क्या करेंगे? टोटल फेस कितना है मेरे पास? टोटल फेस है 6, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। क्लियर है? ऊपर नीचे आगे पीछे और दाएं बाएं, टोटल 6 फेस है। तो हम लोग ऊपर वाले का नीचे वाला का निकाल लेते हैं, फिर दाएं बाएं का निकाल लेते हैं, फिर आगे पीछे का निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया हम लोग को मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर नीचे वाला का निकालते हैं। ऊपर वाले फेस का इसका क्या हो जाएगा? बी इंटू एल, बी इंटू एल। ये किसका हो जाएगा? मान लीजिए इसका नोमेनक्लेचर एक कर देते हैं, ए बी सी डी ई क्यू आर एस। चारों वर्टेक्स का हम नोमेनक्लेचर कर दिए, चारों वर्टेक्स का। ठीक है, इसको बड़ा सा डॉट दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो एरिया एबीसीडी क्या हो जाएगा? एबीसीडी का एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू एल। और एबीसीडी और पी क्यू आर एस, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? बी इंटू एल होगा ना? ये लेंथ बी और ये एल। तो एबीसीडी का एरिया बी इंटू एल हो गया, और पी क्यू आर एस का क्या हो गया? बी इंटू एल। क्यों? रेक्टेंगल का एरिया हम लोग का लंबाई गुने चौड़ाई होता है, उसी के हिसाब से। चलिए अब आते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले का। ए पी क्यू डी, ए पी क्यू डी, और उधर वाले का क्या हो गया? बी सी आर एस, बी सी आर एस। इन दोनों का क्या हो जाएगा? एच इंटू बी, एच इंटू बी, एच इंटू बी होगा। और अब आते हैं आगे पीछे वाले का। आगे पीछे वाले का क्या होगा? ए बी एस पी, ए बी एस पी, और ये हो गया पीछे वाले का, और आगे वाले का हो गया डी सी आर क्यू, डी सी आर क्यू, डी सी आर क्यू। इन दोनों का क्या हो जाएगा? फ्रंट वाले का क्या होगा? एच इंटू एल, और पीछे वाले का भी एच इंटू एल। तो इन दोनों का हो जाएगा एच इंटू एल और एच इंटू एल। अब देखिए टोटल हम लोग के पास 6 फेस है। सबसे पहले ए बी सी डी कौन सा है? ऊपर वाला और नीचे वाला, इसका निकाल लिए बी एल होगा। दोनों साइड वाला का एच बी होगा, और आगे पीछे वाला का एच एल होगा। अगर हम इन सब को जोड़ दें तो हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। मतलब इन सब को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी एल प्लस बी एल, बी एल प्लस बी एल प्लस एच बी प्लस एच बी, एच बी प्लस एच बी, और प्लस एच एल प्लस एच एल, एच एल प्लस एच एल। यही होगा ना टोटल सरफेस एरिया। बी एल कितना हो गया? 2bl। एच बी कितना हो गया? 2hb, और प्लस एच एल कितना हो गया? 2hl। इसमें से 2 अगर हम कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा? bl प्लस hb और प्लस hl। समझ में आ गया? यही है इसका फॉर्मूला कि वॉइड का अगर सरफेस एरिया हमसे पूछा जाता है तो ट्वाइस इंटू, एक बार लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे, वो हम लोग का फॉर्मूला आ गया। यही फॉर्मूला है। 2 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। समझ में आ गया? सिर्फ दो का पेयर लगा करके उसको मल्टीप्लाई करते जाना और सबको ऐड करके फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना। यही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। समझ में आ गया?
उसके बाद आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे आने से पहले हम लोग वॉल्यूम समझ लेते हैं कि वॉल्यूम होगा क्या। हम अभी दो वर्ड बोलेंगे, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक होता है वॉल्यूम और एक होता है कैपेसिटी। ठीक है, जैसे हम एक टंकी बनाए पानी का, हौज बनाए पानी का, इसमें पानी भरा हुआ है। बहुत ध्यान से इसको सुनिए, बहुत माइनर डिफरेंस है दो चीज में। किसमें? कैपेसिटी और वॉल्यूम में। हालांकि हम लोग को दोनों वर्ड यूज होता है और जनरल यूज यही है कि दोनों को मिलाकर के ही चला जाता है, लेकिन समझ लेना इसलिए जरूरी है कि किसी किसी क्वेश्चंस में इसी तरह का वर्ड दे करके उलझा दिया जाता है। तो हम इसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं कि कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों में क्या अंतर होता है। अगर हम पूछे कि इस टंकी का कैपेसिटी, इसमें मान लीजिए कि 100 लीटर पानी है, 100 लीटर पानी इसमें स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो हम अगर पूछें कि इस टंकी का वॉल्यूम कितना है, तो हम लोग क्या बताएंगे? 100 लीटर, फट से बोल देंगे। अगर पूछे इसका कैपेसिटी कितना है, तो वो भी बोल देंगे 100 लीटर। तो फिर ये वॉल्यूम कैपेसिटी अलग अलग वर्ड क्यों बना? ठीक है, उसको अभी हम लोग समझते हैं। देखिए, ये टंकी जो है ना, ये टंकी कहिए या फिर ये हौज कहिए, जो भी कहिए, इसका आउटर सरफेस जो है उसका लंबाई चौड़ाई कुछ इतना है मान लीजिए कि, और अंदर वाले का जो सरफेस है उसका लंबाई चौड़ाई हम लोग का ये है। मतलब इसको अगर x मान लेते हैं और ये साइड में हम लोग y मान लेते हैं, दोनों इसका दीवार का चौड़ाई को y मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, x प्लस 2y। समझ में आ गया? मतलब कहने का मतलब ये है कि ये टंकी में पानी उसके अंदर में भरा हुआ है ना, बाहर में तो नहीं भरा हुआ है। टंकी टोटल स्पेस कितना ले रहा है? यहां से लेकर के यहां तक, और पानी कितना स्पेस लिया है उसके अंदर वाले पार्ट पे। तो ये दीवार का जो चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई, ये तो हम लोग का एक्स्ट्रा चौड़ाई है ना, ये तो एक्स्ट्रा चौड़ाई है। तो वॉल्यूम क्या हो गया? इस टंकी का वॉल्यूम हो गया ये पूरा स्पेस जितना ये कवर किया है। ठीक है, और उसका कैपेसिटी क्या हो गया? 100 लीटर का हो गया। मतलब उस टंकी के अंदर हम लोग 100 लीटर ही पानी डाल सकते हैं, भले ही ये टंकी बाहर में स्पेस उससे ज्यादा हम लोग का घेरे हुए है। आप सिंपल सा एक बात समझिए, अगर आप एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में पानी को डालते हैं, या एक कप लेते हैं, कप में चाय को डालते हैं, तो कप का भी तो अपना कुछ स्पेस है जो वो कैप्चर कर रहा है कहीं पे भी। समझ में आ रहा है? उसके अंदर हम लोग अगर चाय को डालते हैं या पानी को डालते हैं, वो पानी उसका कैपेसिटी हो गया, लेकिन उस कप का वॉल्यूम कितना है? जितना स्पेस को वो ऑक्यूपाइड किया है। तो कोई भी चीज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और कितना चीज हम लोग उसमें डाल सकते हैं, कितना चीज को वो अपने अंदर हटा सकता है या रख सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसका कैपेसिटी कहेंगे। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम में बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन हम लोग जनरल कंसेप्शन में चलते हैं। चलो वॉल्यूम पूछा है तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना उसमें रख सकते हैं बता देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वॉल्यूम और कैपेसिटी में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ लेना ज्यादा जरूरी है। फिर से बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है वो उसका टोटल वॉल्यूम हो गया। और कैपेसिटी कितना क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग जितना चीज को हटा सकते हैं या रख सकते हैं, जो उसमें अटता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसके क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे कैपेसिटी। ठीक ना? जैसे एक जार में अगर हम 20 लीटर पानी डाल सकते हैं तो उस जार का कैपेसिटी है 20 लीटर का, लेकिन अगर हम टोटल वॉल्यूम उस जार का पूछें तो हो सकता है कि वो ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि जार का अपना भी कुछ थिकनेस होगा जो कि वो एटमॉस्फेयर में कैप्चर करता है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम अलग हो गया, कैपेसिटी अलग हो गया। तो इस चीज को हम लोग समझ गए हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वॉल्यूम और कैपेसिटी को समझना जरूरी था। ये छोटा चीज है, बुक में हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं आपको ये दिखाई देगा, लेकिन इसको इसलिए बता दिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट कहीं भी क्लियर रहे, आप किसी क्वेश्चन में फंसिए नहीं। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग क्यूबॉइड के वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम के लिए हमेशा हम लोग एक चीज पढ़े हैं, क्या? वॉल्यूम क्या होता है? अगर वो ऑब्जेक्ट
यूनिफॉर्म शेप का है। यूनिफॉर्म शेप और नॉन यूनिफॉर्म शेप इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक बेस है, ठीक है, ये एक चौकोर, चाहे इसको ऐसे समझते हैं। जैसे कि ये एक क्यूबॉइड है मान लेते हैं, इसमें साइड से ग्लास है, पीछे भी ग्लास है, चारों तरफ ग्लास है, बेस भी ग्लास है, ऊपर से ओपन है ये, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्लास का एक ट्यूब टाइप का हो गया, चौकोर ट्यूब टाइप का। इसमें जितना बेस है उतना ही इसका ऊपर का सिरा भी है, ठीक है। जैसे ये बेस अगर B और L है तो इसका भी लेंथ और विड्थ कितना है, B और L है, ठीक है। तो इसका ऊंचाई जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ा हुआ है, नीचे से जितना लंबा चौड़ा है उतना ही लंबा चौड़ा लेकर के ये ऊपर उठा हुआ है। तो ऐसे शेप को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म शेप, यूनिफॉर्म शेप। और एक हम लोग अगर कटोरा ले लेते हैं इस तरह से, ये कटोरा ले लिए। अभी कटोरा में देखिए बेस पर कुछ चौड़ाई है, बीच में कुछ चौड़ाई है, ऊपर में कुछ चौड़ाई है, सबसे ऊपर में कुछ और चौड़ाई है। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म शेप, मतलब ये नीचे से ऊपर तक एक बराबर नहीं है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म शेप किसको कहेंगे, जो नीचे से ऊपर तक बराबर हो। नॉन यूनिफॉर्म किसको कहेंगे, जिसका नीचे में बेस कुछ और हो और ऊपर का चौड़ाई कुछ हो, फिर ऊपर जाकर हो सकता है वो पतला हो जाए, फिर ऊपर जाकर और मोटा हो जाए, मतलब उसका शेप जगह पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता चला जाए, वैसे शेप को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म शेप। और जो यूनिफॉर्म शेप होगा वो नीचे से ऊपर तक एक जैसा दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम पर, क्यूबॉइड के वॉल्यूम पर। दो बार वहां पर आए लेकिन अलग अलग चीज दिमाग में आते गया, उसको बताने के लिए इधर उधर हो जा रहे हैं। चलिए आते हैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम पर। तो क्यूबॉइड क्या है, हम लोग का एक यूनिफॉर्म शेप है, जैसा उसका बेस होता है वैसा ही उसका सिरा भी होता है, उसका छत भी वैसा ही है, उसका आधार भी वैसा ही है, उसका साइड वॉल जैसा है वैसा ही साइड वॉल उधर का भी है, जो उसका फ्रंट है वही उसका बैक है। तो वैसे शेप को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म शेप। और किसी भी यूनिफॉर्म शेप के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मतलब जो बेस का एरिया होगा और जो उसका हाइट होगा, इस तीनों के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर वो, लेकिन कब, जब ये वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म होगा तभी ये फॉर्मूला हम लोग, मैंने ये चीज मेरे दिमाग में आना चाहिए कि उसका जो बेस का एरिया होगा, जैसे कि इस क्यूबॉइड का बेस कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है, और इसका हाइट ये हो गया। तो बेस का एरिया को जब इसके हाइट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस क्यूबॉइड का हमको वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ द बेस इसमें कितना हो गया, बी इंटू एल, बी इंटू एल, और हाइट कितना हो गया, एच, ठीक है। तो हाइट हो गया h, एरिया बेस का हो गया b इंटू एल, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा एल बी एच। यही फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का। तो क्यूबॉइड का एरिया, सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 इंटू एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, ठीक है। और वॉल्यूम कितना हो गया, एल बी एच, मतलब बेस इंटू हाइट इंटू बेस का एरिया और इंटू हाइट, यह उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्यूबॉइड हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब आते हैं क्यूब पे। क्यूब बहुत ही आसान है, बस क्यूबॉइड का ही दूसरा रूप है वो, उसको समझने में ज़्यादा टाइम हम लोग को नहीं लगा। इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसमें सब कुछ बताना था, बेस, हाइट, क्यूबॉइड क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सब कुछ बताना। चलिए क्यूब पे आते हैं। क्यूब क्या है, क्यूबॉइड वैसा क्यूबॉइड जिसका सारा साइड बराबर हो या सारा एज का लेंथ बराबर हो। एज कितना हम बताए, 12 एज होता है। अगर 12 का 12 एज सेम लेंथ का है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब। ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें क्या है,
और एक दूसरा स्क्वायर हम लोग बना लिए सेम, और इसके कॉर्नर टू कॉर्नर को मिला दिए। ये क्या हो गया हम लोग का क्यूब बन गया। इस क्यूब का प्रॉपर्टी क्या है, इसका सारा साइड इक्वल होता है। सारा साइड मान लीजिए अगर एक साइड ए है तो सारा साइड ए ही होगा इसका सारा साइड क्या होगा, ए के बराबर होगा। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, क्या होगा, फ्रंट का एरिया, पीछे का एरिया, नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया, दाएं का एरिया, बाएं का एरिया, सब एरिया को जोड़ देंगे तो सरफेस एरिया निकल जाएगा। और सारा साइड इक्वल है तो इस ऊपर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। उसी तरह सारा फेस, कितना टोटल फेस होता है, 6 फेस होता है, और 6 फेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 6 फेस इंटू एक्स फेस का एरिया ए स्क्वायर। तो टोटल हो गया कितना इसका, 6a स्क्वायर। समझ में आ गया। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो सब इसका बराबर ही है, a इंटू ए मतलब ए क्यू जो होगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्यूब में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्यूबॉइड की तरह ही है, उसमें अलग अलग लेंथ था, इसलिए हम लोग को फॉर्मूला बड़ा हैवी लग रहा था देखने में, 2 इंटू एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, और चाहे जो वॉल्यूम होगा एल बी एच, वो तो आसान था। वैसे ही क्यूब में है, सारा साइड तो इक्वल है, तो वो उससे भी समझ सकते हैं हम लोग, 2 इंटू एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, यही है ना, यही फॉर्मूला है ना। तो 2, लगता है इसका इंक खत्म हो गया, दूसरा पेन ले लेते हैं। 2 एल बी है, एल बी की जगह क्या होगा, ए इंटू ए, क्योंकि उसका सारा साइड बराबर है। फिर सॉरी, हम लोग फिर पीछे से पढ़ते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं, कैसे, जैसे कि क्यूबॉइड का हम लोग को क्या मिला था, एरिया, एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, यही होता है ना क्यूबॉइड का। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 एल बी क्या है, इसमें एल और बी सब ए है, तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू एच है, तो यहां भी हो जाएगा ए इंटू ए, और प्लस एच एल है तो ये भी हो जाएगा ए इंटू ए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3a स्क्वायर, दैट इज 6a स्क्वायर। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, मतलब क्यूब का जो होगा सरफेस एरिया वो 6a स्क्वायर के बराबर होगा। ए स्क्वायर हो गया एक फेस का एरिया, और उसी तरह उसमें कितने फेस होते हैं, टोटल 6 फेस, तो इसमें का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इसका वॉल्यूम पे। वॉल्यूम भी उसका सेम है, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और हाइट कितना हो गया, ए, तो कितना हो गया, ए क्यू, मतलब v इक्वल टू ए क्यू, ये हो गया क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग क्यूबॉइड पढ़ लिए, क्यूब पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर के शेप को पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये सब चीज अगर क्लियर रहेगा ना, शेप को समझ लेना, शेप को समझाना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको देगा ना, आपको जब बताएगा कि ये जैसे हम ग्लास लिए, ये ग्लास कैसा लिए, हम लोग का जनरली ग्लास किस शेप में होता है, ऐसा शेप में होता है, इस तरह का शेप में, मतलब एक साइड से थोड़ा सा टिल्ट होगा, दूसरे साइड से भी टिल्ट होगा, एक छोटा सा बेस होगा और बड़ा सा मुंह होगा, ऐसे हम लोग को ग्लास जनरली मिलता है। लेकिन जब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाइएगा जहाँ पैसा खर्च होता है ज़्यादा, उसमें थोड़ा स्टाइलिश ग्लास हम लोग को मिलता है, तो उसमें किसी किसी में शीशा का ग्लास कैसा मिलेगा, एकदम स्ट्रेट दोनों साइड से रहेगा, लगेगा कि प्रयोगशाला का ग्लास ट्यूब मिल गया, इस तरह का बीकर जैसा होता है ना, उस तरह का। अब ये जो शेप है और ये शेप है, दोनों में अंतर है। ये ग्लास जो हम लोग को घर में जनरली मिलता है,
वो इस टाइप का होता है। और ये हम लोग को देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये यूनिफॉर्म ग्लास है, ये नॉन यूनिफॉर्म ग्लास है। इसका बेस पतला है और उसका मुंह खुला हुआ है, और इसमें जितना बेस है उतना ही मुंह। ठीक है, तो हम लोग सिलेंडर में आ रहे थे, तो बस समझिए कि इस तरह का जो ग्लास होता है ना, उसी को हम लोग सिलेंडर कहते हैं, जिसका कि बेस और ऊपर का खुला हुआ मुंह इक्वल एरिया का हो और एक वो हाइट लिए हुए हो। ठीक है, इसी को हम लोग सिलेंडर, वो गैस सिलेंडर को मत समझ लिया, गैस सिलेंडर भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऊपर में पतला रहेगा, नीचे में पतला रहेगा, बीच में मोटा रहेगा, इस तरह से बना हुआ होता है। ये गैस सिलेंडर को सिलेंडर नहीं समझ लेना। सिलेंडर का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, उसका जितना बेस होगा उतना ही उसका ऊपर का हाइट का उतना ही उसका सिरा का एरिया होगा, जितना बेस का एरिया होगा, और उसको एक हाइट दिया हुआ होता है। तो इसको हम लोग जब अच्छे से ग्लास को देखेंगे तो ये इस तरह से हम लोग को दिखेगा। ठीक है, यही सिलेंडर है, यही सिलेंडर है। तो ये एक यूनिफॉर्म शेप होता है। सिलेंडर भी क्या है, एक यूनिफॉर्म शेप है। यूनिफॉर्म शेप क्या क्या हम लोग अभी तक सीखे, क्यूबॉइड, क्यूब, और एक सिलेंडर जो है ये भी एक यूनिफॉर्म शेप है। तो यूनिफॉर्म शेप इसलिए हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि जब हम लोग वॉल्यूम का डेरिवेशन करेंगे या वॉल्यूम को समझेंगे उस समय हमको ये वर्ड बहुत काम आता है, इसलिए बार बार। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे कि हम लोग एक डब्बा ले लिए जो इस शेप में हो, ये ग्लास ना होके अब एक डब्बा है, मान लीजिए इसका बेस भी पैक है, ऊपर से इसका छत भी पैक है और आधार भी पैक है, और ये इसका साइड वाल है जो गोल है, इस तरह से ये गोल है। अगर इसको हम लोग पार्ट पार्ट में खोल दें, अगर सिलेंडर को हम लोग पार्ट पार्ट में खोल दें, इसको तोड़ करके देखें कि है क्या, कैसे इसको मोड़ मोड़ के बनाया गया है, तो इसको देखेंगे क्या, जब इस पार्ट को हम लोग ऊपर की तरफ खोलेंगे और इस पार्ट को नीचे की तरफ खोलेंगे तो नीचे की तरफ ऐसे गोल ढक्कन जैसा खुल जाएगा और ऊपर की तरफ भी गोल एक ढक्कन के जैसा खुल जाएगा। ऊपर भी ढक्कन खुल जाएगा, नीचे भी ढक्कन खुल जाएगा, और ये बीच वाला जो चदरा है ये वाला, ये कैसे हो जाएगा, एक रेक्टेंगल के टाइप का खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग खोल दिए, ये बीच से ऐसे कट किए, कट करके इधर के पार्ट को उधर फैला दिए और इधर के पार्ट को इधर फैला दिए। अब क्या हो गया, बीच वाला चदरा ऐसे किताब की तरह खुल गया, नीचे का जो उसका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अपना भाषा में, पेंदी, ठीक ना, या उसका जो बेस है, बेस नीचे की तरफ एक सर्कुलर खुल गया, और उसका जो ऊपर का छत है वो ऊपर की तरफ खुल गया, वो भी सर्कुलर खुल गया। तो अब इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें तीन पिक्चर का कॉम्बिनेशन है। तीन पिक्चर का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है, दो सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। तो अगर हम इन सब का एरिया निकाल करके जोड़ दें तो हमको सरफेस एरिया सिलेंडर का मिल जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग को निकालना आता ही है, सर्कल का एरिया निकालना ही आता ही है, इस सर्कल का एरिया निकालना आता ही है। तो फिर हम लोग वेट किस चीज का कर रहे हैं, हमको अगर सिलेंडर का जो सर्कल नीचे वाला है इसका रेडियस अगर r दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है r, इसका हाइट अगर h दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे अगर पूछा जाए कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ दिस सर्किल, एरिया ऑफ दिस सर्किल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो इस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, इस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाइट है इसका h, तो ये h हो जाएगा। और ये वाला लेंथ कितना होगा, इस पर जरा सा ध्यान दीजिए। ये लेंथ क्या था, जैसे कि ये डब्बा, ये सर्कल को ऊपर ही लपेटा हुआ था ना, तो ये जो सर्कल का जो सरकमफरेंस होगा वही इसका चौड़ाई होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये सर्कल था, इसी के ऊपर ये लपेटा हुआ था, इसी के किनारे किनारे वो मेटल सीट या जो भी कहिए या कागज का सीट लपेटा हुआ था, इसी को हम लोग कट करके बीच से और इसको हम इधर और इधर खोल दिए, तो जो सरकमफरेंस होगा वही इसका ये चौड़ाई होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 पाई r। क्यों? क्योंकि सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2 पाई r होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, मतलब 2 पाई r इंटू h।
तो टोटल एरिया हम लोग को 3 मिल गया। कौन कौन? एक हो मिल गया 2 पाई आर एच, एक मिल गया पाई आर स्क्वायर, और एक मिल गया ये पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अगर इसमें से 2 पाई आर हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, तो आर प्लस एच, यही हमारा फॉर्मूला निकला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का। मतलब अगर कोई पूछे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होगा। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसका अगर पूछा जाए कि कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा है, इतना तक समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें कौन सा है। तो आप लोग बहुत आसानी से इसको अगर ध्यान दीजिएगा तो बता दीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा? कर्व सरफेस कौन सा है? ऊपर का जो सर्कल है, ऊपर का जो सर्कल है वो प्लेन है, नीचे का जो बेस है वो भी प्लेन है। कर्व्ड कौन सा एरिया है? जो उसका साइड वॉल है, वही गोल घुमा हुआ है। जैसे कि हम एक पेज ले लें, कोई भी एक पेज ले लें, ठीक है? इस पेज को, दूसरा पेज ले लेते हैं, आप लोग को समझाने के लिए बता देते हैं। ये एक पेज ले लिए, इस पेज को हम कर्व कर दिए इस तरीके से। ये क्या है? अब एक सिलेंडर बन गया है। ये क्या बन गया है? एक सिलेंडर बन गया है। इसमें कर्व सरफेस कौन है? ये वाला है, ठीक है? ऊपर का सरफेस प्लेन है, नीचे का सरफेस प्लेन है, यही सिलेंडर है। अब इसका हम सरफेस एरिया भी कैसे निकाले? ऊपर का सर्किल का एरिया निकाल लिए, नीचे के सर्किल का एरिया निकाल लिया और इसको ऐसे खोल दिए, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का ये चीज क्या था? यही चीज मुड़ करके यहां पे सर्किल बनाए हुए था। तो ये सर्किल का जो सरकमफरेंस होगा वही इसका लंबाई होगा। समझ में आ गया? तो हम लोग इस सर्किल का एरिया कैसे निकाले? सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल इनटू हाइट कर दिए, तो इसका हमको एरिया निकल गया। लेकिन कर्व भी तो यही एरिया है ना। आप देख लीजिए कि ऊपर का एरिया प्लेन है, नीचे का एरिया प्लेन है, कर्व्ड एरिया कौन है? यही जो गोल घुमा हुआ है। तो इस गोल घुमा वाला कौन सा पोर्शन है? रेक्टेंगल। तो जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, मतलब 2 पाई आर एच। तो हम लोग यहां पे अभी तक क्या समझे? टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। अब आता है बारी इसके वॉल्यूम का। वॉल्यूम का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है, इसीलिए हम बार बार यूनिफॉर्म वर्ड पे जोर दे रहे थे। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है तो एरिया ऑफ द बेस, हर जगह लिखा रहता है क्या? किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होगा? बेस का एरिया ले लेंगे, हाइट ले लेंगे। लेकिन वहां पे ये चीज बताना हर लोग भूल जाता है, हर कोई भूल जाता है, हर बुक में ये चीज लिखना मिस कर जाता है। हर बुक में नहीं, कहीं कहीं मिलेगा भी, कहीं लिखा है तभी हम सीखे हैं और तभी आपको बता रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम जगह पे आप ये चीज मिस पाइएगा कि एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लिख देगा क्या? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। लेकिन वो हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है, वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए होता है जो कि यूनिफॉर्म हो, जिसका बेस और ऊपर का सिरा दोनों एक बराबर होगा। वैसे ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग वो चीज कर सकते हैं। जो घर का ग्लास और होटल का ग्लास सही बताया, होटल के ग्लास के लिए हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। लेकिन घर के ग्लास के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि घर का ग्लास जो होता है उसका बेस पतला होता है, सिरा बड़ा होता है। समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? तो इस चीज को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब सिलेंडर पे आते हैं। सिलेंडर जो है ये तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम जो होगा, एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या है इसका? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और हाइट
कितना है इसका h है, तो h, तो v इक्वल टू कितना हम लोग को मिल गया, पाई आर स्क्वायर h, यही होता है वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ये फॉर्मूला हम लोग को दिमाग में रख लेना है। सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद आते हैं हम लोग कोन पे। कोन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका डेरिवेशन तो नहीं है कहीं भी, उसके लिए हम लोग को एक्सपेरिमेंटल होना होगा। एक्सपेरिमेंट करके ही हम लोग कोन के वॉल्यूम को समझ सकते हैं। उसका कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया को हम लोग समझ सकते हैं बोर्ड पे, देख लेते हैं एक बार उसको भी। कोन का शेप तो आप लोग को पता ही होगा, कोन का शेप कैसा होता है। कोन का शेप होता है इस तरह से, नीचे एक सर्किल होगा, ये होता है कोन। ये इसको कहते हैं इसका हाइट, ठीक है। ये होता है रेडियस और ये होता है लेंथ, लेटरल लेंथ कहते हैं या फिर इसका टिल्ट लेंथ भी कहते हैं, कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इसका। ये एल हो गया, ये एच हो गया और ये आर हो गया। यही है एक प्रॉपर कोन। अब कोन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है कि नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो शेप ही बता रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। अब इसमें अगर हम लोग लगा दें फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो फिर इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हाइट कितना हो जाएगा, एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये किस चीज का फॉर्मूला है, सिलेंडर का। तो सिलेंडर और कोन एक जैसा हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार ये वर्ड कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, ये हम लोग को देख लेना है। कहीं भी क्वेश्चन मिले तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट के बारे में ये चीज समझ लें कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए हम लोग वही चीज नहीं जबरदस्ती लगा देंगे, ठीक है। अब आते हैं इसका सरफेस एरिया और एरिया पे। सरफेस एरिया इसका क्या है, उसको समझने के लिए इसको भी हम लोग सिलेंडर की तरह ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहां से मान लीजिए कि बर्थडे में आप लोग बहुत बर्थडे मनाए होंगे, बर्थडे में कैप पहनाया जाता है सिर पे हम लोग को, ठीक ना। वो तिकोना टाइप का होता है, इस तरह से नीचे में गोल जो हम लोग के सिर में आके फिट बैठता है और ऊपर की तरफ नुकीला, ठीक है। एक रबड़ है, इस तरह से लग जाएगा। तो रबड़ लगाया जाता है ताकि वो गिरे नहीं, उसका कोन से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अभी कोन को समझते हैं। कोन वही शेप है, वो जो बर्थडे कैप आता है ना हम लोग को, उसी को कहते हैं हम लोग कोन। अगर उस बर्थडे कैप को कैंची लेकर के एक तरफ से सीधा लंबा काट दे, इस तरह से तिरछा, यहां से ऐसे कटिंग शुरू कर दें, वो जब खुलेगा ना तो इस तरह का शेप उसका आएगा, ठीक है। क्यों इस तरह का आएगा, जब इस एंड को और इस एंड को मिलाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक घूम करके इस शेप का हो जाएगा, ठीक है। यही है। अब ये वाला जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, जिसको हम एल कह रहे हैं, वो एल कौन सा लेंथ होगा, सोच करके बताइए। ये एल लेंथ कौन सा होगा, ये हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यही चीज ये कटिंग आया हुआ है, इसका सेंटर को हम अगर ओ मान लेते हैं तो ये जो एल है वही एल ये हो जाएगा, ठीक है। ये एल इस बड़े वाले सर्किल के लिए आर का काम करेगा, मतलब रेडियस का काम करेगा। तो जो उसका साइड लेंथ है वही साइड लेंथ इसका आर हो जाएगा। अब इसका कर्व सरफेस एरिया कौन है, कर्व सरफेस एरिया यही है, समझ है। और नीचे का जो सर्कुलर एरिया है, इसका रेडियस अगर आर दिया हुआ है, ये रेडियस अगर आर दिया हुआ है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बेस का एरिया कितना हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर। और इसका ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। इसका एरिया हो जाएगा आपका जो वो कर्व सरफेस एरिया कहलाए। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, कंप्लीट सर्किल रहता तब तो इसका भी कर देते, पाई एल स्क्वायर कर देते ना, लेकिन ये बीच का पोर्शन तो गायब है इसमें, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और अपने दिमाग को थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे तरीका से लगाएंगे। क्या करते हैं, सेंटर से सरकमफरेंस पे एकदम नजदीक नजदीक लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक लाइन खींचे, दूसरा लाइन खींचे,
तीसरा लाइन खींचे, चौथा लाइन खींचे, पांचवा लाइन खींचे, ऐसे ही खींचते चले जाएंगे पूरे में। इसको इतना छोटा हम लोग रखेंगे, अभी बोर्ड पर है तो हमको बड़ा दिख रहा है, लेकिन एजम्पशन हम लोगों का क्या रहेगा कि ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा, एकदम इतना छोटा कि बस वो हम लोग को एक लाइन जैसा दिख रहा है, पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा और लाइन से छोटा, ठीक ना, उतना छोटा इसको रखेंगे, एकदम छोटा लेंथ का, मतलब कि एकदम मान लीजिए कि इतना छोटा हम उसको रख लिए, ठीक है। और ये लाइन यहाँ पे है, अब इसको ले जाकर के जब यहाँ मिलाएंगे ना तो यहाँ ऑटोमेटिक 90 डिग्री टाइप दिखने लगेगा, और इसको भी ले जा करके मिला देंगे। अब ये हमको एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का शेप ले लेता है, ठीक है। ये एंगल जो होगा ये आपका राइट एंगल बनता चला जाएगा जब इसको हम लोग बहुत छोटा रखेंगे। और इसका बेस को हम लोग पहले वालों को मान लेते हैं B1, दूसरे वाले को मान लेते हैं B2, तीसरे वाले को मान लेते हैं B3, चौथे वाले को मान लेते हैं B4, पांचवें वाले को मान लेते हैं B5, ऐसे ही करते चले जाएंगे, Bn तक चले जाएंगे, ठीक है। एकदम n जहां तक है, जितना जितना काट पाएंगे उतना नंबर ऑफ n हो गया। अब इस ट्रायंगल का ये हाइट, ये जो लेंथ है ये है B और ये है L, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इस छोटे से ट्रायंगल का, कितना हो जाएगा, क्या पढ़ते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है L, तो हाफ B इंटू L ये इसका एरिया हो जाएगा। उसी तरह अब इस पिक्चर पे आइए, इस पिक्चर पे जब हम लोग आएंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू B1 इंटू L, पहले वाले ट्रायंगल का, अगर एक नंबर इसको हम दे देते हैं, दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू B2 इंटू L, इसी तरह तीसरे वाले का हाफ इंटू B3 इंटू L, चौथे वाले का हाफ इंटू B4 इंटू L, सब का एरिया हम लोग बारी बारी से लिख लेंगे। और इन सब के एरिया को अगर हम जोड़ दें तो इस पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया हमारा निकल जाएगा। तो सब का एरिया को अब जोड़ देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हाफ B1L प्लस हाफ B2L प्लस हाफ B3L प्लस डॉट 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 जितना आ जाएगा उतना, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ L, सब में कॉमन है, L को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब ये लेंथ कितना है मेरा, ये लेंथ इसी सर्किल का सरकमफरेंस है ना, ये जो नीचे वाला पेंदी का जो उसका सर्कल है, जो उसका बेस का सर्किल है, उसका जो सरकमफरेंस है वही लेंथ है ना, ये इसी लेंथ को ना हम लोग खोल करके फैलाए हैं इस तरह से, तो इसका सरकमफरेंस का लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr। तो मतलब B1 प्लस B2 प्लस B3 B4 B5 जितना भी होगा इस सब का एडिशन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू L इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 2πr। समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, πr L। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। समझ में आ गया, क्लियर कॉन्सेप्ट। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, πr/L, मतलब ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा L, ठीक है। तो πr/L इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्या होगा, कोन होगा। अब इसको मिटाते हैं, अब इसका टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया तो हम लोग समझ ही गए, फॉर्मूला भी निकल गया। अब टोटल सरफेस एरिया हम बार बार बताए हैं शुरू से अभी तक। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या चीज होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस जो उसका प्लेन सरफेस एरिया है उसको भी मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं प्लेन सरफेस एरिया, ये ना होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमको निकल गया कितना, πr/L,
एल, और प्लेन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इस बेस का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, एल प्लस आर। यही होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। नोट कर लीजिएगा इसको, पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ में आ गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्लियर है। अब आते हैं कोन के वॉल्यूम पर। तो कोन के वॉल्यूम का डेरिवेशन हम लोग समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए हम लोग को एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है कि एक कोन और एक सिलेंडर को अगर हम लोग आसपास बना लें, जैसे कि इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, नहीं पहले इसका वॉल्यूम समझ लेते हैं। हाँ वॉल्यूम पे ही तो आ रहे हैं। इसका हाइट को हम लोग h मान लिए, ठीक है, इसका हाइट को हम लोग h मान लिए। बगल में एक सिलेंडर बना है, बगल में एक हम लोग सिलेंडर बना है, इसका भी हाइट h है, इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस को हम लोग r ही रखेंगे। मान लिए कि इसका रेडियस भी r है, ठीक है। तो एक्चुअली उसका रेडियस थोड़ा छोटा बन गया, इसको अगर प्रॉपर पिक्चर बनाएंगे तो उसका भी बेस इतना ही बड़ा चाहिए था। चलिए फिर से बना देते हैं इसको। ठीक है, बड़ा बन गया। हाँ अभी सही बना। अब देखिए जितना इसका रेडियस है उतना ही रेडियस इसका भी है, ये भी कितना है, r है, इसका हाइट h है, ठीक है। तो जब इस तरह का दो शेप हम लोग पास में रखें, एक सिलेंडर और एक क्या कहते हैं कोन, तो इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे ना, इस कोन को अगर हम मान ले एक टिप की तरह, कि एक टिप की तरह इसको उलट के सीधा कर दिए, मतलब इसको हम लोग इस तरह से बना दिए, इस तरह से, और इसमें हम लोग पानी भर दिए, और पानी भर करके जब इसमें डालेंगे ना, तो इसमें एक कोन दो कोन, मतलब एक कोन में इतना पानी भरेगा, दूसरे कोन में इतना पानी भरेगा, और तीसरे कोन में ये पूरा पानी भर जाएगा। मतलब कि अगर सेम रेडियस का, सेम हाइट का अगर हम लोग बगल में एक सिलेंडर लेते हैं और उसी रेडियस और उसी हाइट का एक कोन लेते हैं, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो इस कोन से 3 गुना होता है। मतलब इस कोन से अगर हम लोग 3 बार पानी भर भर के या कोई भी चीज भर भर के उसमें डालेंगे तब वो जाकर के फुल हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया हुआ है। तो इसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, बड़ा सा प्रयोगशाला बनाना होगा, लेबोरेटरी, उसमें हम लोग फिर सारा चीज रख करके करेंगे ऐसे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। फिलहाल के लिए आप लोग याद कर लीजिए कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है उसी रेडियस और उसी हाइट के कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम अभी हम लोग कितना पढ़े, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसका 1/3 हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया। मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम और कोन का सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया, तीनों चीज हम लोगों का क्लियर हो गया। कोन के बाद आता है हम लोग का स्फीयर। स्फीयर क्या है, स्फीयर तो हम लोग को दिन रात सामने में दिखता है, मिलता है, उसको हम लोग फेस करते हैं। जैसे गेंद, ठीक है, आप लोग स्कूल में गेंद खेलते होंगे, फुटबॉल, वो क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। ये स्फीयर कैसे है, ये हर तरफ से गोल है, ये 3 डायमेंशनल है। हम लोग अभी तक जो पढ़े थे सर्किल पढ़े थे, ऐसे गोल हो गया, ये सर्किल हो गया। स्फीयर क्या है, ये 3 डायमेंशनल है, ये भी गोल ही है, ये भी सर्कुलर ही है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। ऊपर से गोल, दाएं से गोल, बाएं से गोल, हर तरफ से गोल है। और इसका रेडियस कितना है, सेंटर से किनारा का जो रेडियस होगा वो होगा r, ये इसका रेडियस है। तो हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे।
ठीक है, या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। दोनों चीज इसमें बराबर है, कर्व्ड सरफेस एरिया माने या फिर टोटल सरफेस एरिया माने। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन सरफेस है ही नहीं, जिधर से देखो उधर से गोल है। ठीक है, तो जब ये चारों तरफ से गोल है तो इसमें टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही होगा, और वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी एक्सपेरिमेंटल है, 4/3, नहीं सॉरी, ये इसका वॉल्यूम हम बताने लगे। तो अब आते हैं हम लोग इसके सरफेस एरिया पर। ठीक है, तो गोल स्फेयर में ये चूंकि चारों तरफ से गोल ही है, हर तरफ से कर्व्ड है, कहीं से भी ये प्लेन नहीं है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया कहें या कर्व्ड सरफेस एरिया कहें एक ही होगा। ठीक है, और वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सब एक ही होता है इसमें। और इसके वॉल्यूम का जब बात करेंगे तो ये होता है, वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होगा, और इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ये कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग हेमीस्फीयर पे। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे, बोर्ड पर तो बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे एक्सपेरिमेंट करके। वैसे हम समझा देते हैं कि कैसे इसको निकाला गया था। एक बीकर ले लिया गया था, इसमें मेजरमेंट करके पानी भर दिया गया इसके अंदर। ठीक है, मेजरमेंट करके कि हाँ इसके अंदर 10 लीटर हम पानी डाल दिए। ठीक है, पानी डालने के बाद क्या किए, एक स्फेयर लिए, स्फेयर का रेडियस मेजरमेंट करके उसको भी इसके अंदर डाल दिए। तो कुछ पानी निकल के बाहर गिरा, उस पानी को हम लोग एक टब में इकट्ठा कर रहे थे। जब जितना स्फेयर डालने के बाद जो पानी बाहर गिरा, उसके बाद क्या किया, इस टब को हम लोग इस बीकर को निकाल लिया और टब में जो पानी बच गया उसको मेजर कर लिया। मेजर कर लिए तो देखे कि इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर आ रहा है। तो उससे हम लोग वेरीफाई कर लिए कि इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन बुक में कहीं नहीं मिलेगा आप लोग को, और अभी हम लोग को पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत हायर क्लास में जाकर के पढ़ेंगे। जो समझने लायक चीज था, जैसे कि हम लोग को क्यूबॉइड समझना था, क्यूब समझना था, कोन समझना था, सिलेंडर समझना था, ये सब समझने लायक चीज था। उसको कैसे कैसे डेराइव किया गया है ये इजी था, ये बताना जरूरी भी था। लेकिन इसका डेरिवेशन हम लोग अभी नहीं पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने के लिए हम लोग को हायर क्लास में जाना होगा, तब पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग ये याद कर लीजिए कि इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। अब आते हैं हेमीस्फीयर में। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि हेमीस्फीयर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को हम लोग हेमीस्फीयर में कन्वर्ट कर दिए। हेमीस्फीयर मतलब उसी स्फीयर को आधा काट दिए हम लोग। अब ये हो गया हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में क्या है कि स्फीयर को समझिए कि एक बॉल है, उस बॉल को हम लोग बीच से आधा आधा काट दिए, तो वो इस तरह का जो शेप बनाना, यही हम लोग का बन गया हेमीस्फीयर। इसका ये पार्ट जो है ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है प्लेन सरफेस। तब स्फीयर में तो हम लोग को सिर्फ कर्व्ड सरफेस मिला था, लेकिन इसमें हम लोगों को कर्व सरफेस भी है और प्लेन सरफेस भी है। कर्व सरफेस कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया कर्व सरफेस, और प्लेन क्या हो गया, ऊपर का जो प्लेन सरफेस होगा ये। तो इसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया और प्लेन सरफेस एरिया दोनों निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग अभी तक स्फीयर का क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया कितना पढ़े थे, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, उसका आधा है, तो ये भी उसका आधा हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर का जो प्लेन सरफेस एरिया है इसका एरिया कितना हो जाएगा, सिंपली पाई आर स्क्वायर।
और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया और प्लेन सरफेस एरिया को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर में हम लोग 3 पार्ट पढ़े, 2 चीज पढ़े, एक प्लेन सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया, क्लियर है। और अब जब वॉल्यूम का बात आएगा इसका, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो स्फीयर का टोटल वॉल्यूम था उसका आधा हो जाएगा, मतलब इसका जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू है, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 3 चीज मिला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू। बस यही है हम लोग का टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर यहीं पे हम 1 शॉट में कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे उसमें आप लोगों को जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर में से, हर एक्सरसाइज में से, एग्जाम्पल में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पिक करेंगे, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग भी घर में इसको अच्छे से बनाइए। जो कुछ भी आज बताए हैं उसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, देख करके उसको समझने का कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन आता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना बताइए कि सर हमको यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसको फिर नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।